हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी साहित्य की लाइव क्लासेस में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी से आ जाइए आप सभी आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए रहेगा टॉप 50 क्वेश्चंस। जी हाँ, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि सुपर 30 क्रैश कोर्स आपका यहाँ पर चल रहा है, जिसमें आप सभी को यूनिट वाइज जो है वो कंप्लीटली हम यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराने का प्रयास हमारा जारी है। और आप सभी की रिवीजन हेतु ये क्रैश कोर्स जो है यूट्यूब पर चलाया गया है, ताकि सभी स्टूडेंट जो है वो अपनी रिवीजन कर पाएं, क्योंकि आपके एग्जाम में बचे हैं अब कुछ ही दिन। तो त्योहार भी हो चुका है संपन्न, तो बस अब आप लगातार अपनी कंटिन्यूटी को बनाए लें वापस। जो निरंतरता आप सभी ने बीच में त्योहारी स्वरूप होने के कारण जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, तो उसको अपनी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप सभी वापस मैनेज कर लीजिए। क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंटली आप देखेंगे कि नेट जेआरएफ का जो आपका एग्जाम है, जिसके लिए आप सभी यहाँ पर क्रैश कोर्स देख रहे हैं, तो उसी के बीच बीच में मैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस आप सभी को कराती रहती हूँ। हम यूनिट वाइज, जैसे आप देखेंगे अभी तक आपकी जो 5 यूनिट्स हैं हमने यहाँ पर कर लिए हैं। 4th यूनिट हम लगभग यहाँ पर 4th यूनिट कंप्लीट करने को हैं। कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र आपने पढ़ा है, लास्ट क्लासेस में आप देखेंगे आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, भाषा वाला यूनिट आपने पढ़ा है, वैचारिक पृष्ठभूमि वाला आपने यूनिट पढ़ा है। तो उन सभी यूनिट में से आप देखेंगे जहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको इंपॉर्टेंटली कवर अप करवाए हैं। तो आप लास्ट सेशंस भी देखिए, आगे आने वाले सेशंस के लिए हमें हमारे जो क्लासेस है उनका टाइमिंग नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और सभी कोई भी क्लास मिस ना हो, उसके लिए आप सभी को यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। और हमारे पेड सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पर आप सभी को डिटेल्ड में आपका कोर्स जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप सभी का टाइम टेबल है। इसके आगे की क्लासेस, जैसे आज का ये हमारा जो सेशन है, इस आज के इस सेशन के बाद में नेक्स्ट जो आपका रहेगा, तो इसके आगे की क्लासेस आप सभी को शो हो जाएंगी कि कौन कौन से आपके यूनिट्स जो हैं। तो आगे आपकी जो यूनिट 5 की आदिकालीन रचनाएं, भक्तिकालीन रचनाएं, वो उन रचनाओं की विषय वस्तु आधारित स्वरूप भी आपको उसके अंतर्गत मैं बताऊंगी कि कौन सी कविता स्वरूप जो है, आप सभी को कैसे कविताओं का अध्ययन करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सभी के रहेंगे यूनिट वाइज। तो हमारे साथ बने रहे। तो आज का सेशन, जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि आज का सेशन है आपका टॉप 50 क्वेश्चंस का। टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। लगातार सेशन को लाइक और शेयर करते रहें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, इसके 50 क्वेश्चंस लास्ट हमने कर लिए, पिछले 50 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो ये 51 से यहाँ पर आपको स्टार्ट कर रही हूं मैं। तो राजभाषा आयोग का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया? राजभाषा आयोग का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया, ये आपको बताना है इसके अंतर्गत। ठीक है, संविधान जो आप वाला पार्ट पढ़ते हैं आप, अनुच्छेद वाला, जब भाषा वाली यूनिट के अंतर्गत, यूनिट 1 में मैंने आपको अनुच्छेद वगैरह सारे बताए थे, वहां पर ये भी बताया था मैंने आपको। तो टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें और लगातार सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो देखेंगे आप, राजभाषा आयोग का गठन जो है वो बीजी खेर की अध्यक्षता में, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर की अध्यक्षता में। ठीक है, बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में इसका गठन जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। बताइए। ख श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है, क श्रेणी की लैंग्वेज, क श्रेणी की भाषाएं, ख श्रेणी की भाषाएं और ग श्रेणी। ठीक है, यानी कि जहां पर हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, जहां पर हिंदी को सेकंड लैंग्वेज के रूप में और गैर हिंदी राज्य के स्वरूप में आप देखेंगे। तो प्रथम भाषा के रूप में ख में आ जाएगा, द्वितीय भाषा के रूप में, ये आपको बताना है। टॉप 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आज के इस सेशन में है। तो इसके लिए आप सभी को सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि राजभाषा अधिनियम के अनुसार जो ख श्रेणी की जो अंतर्गत भाषाएं राज्य सम्मिलित नहीं है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये क श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। अगला प्रश्न, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, ठीक है, अधम व्यंजना रस विरस उलट कहत प्रवीण, किसकी पंक्तियां हैं? बिहारी देव रत्नाकर और मतीराम। बताइए। चलिए बताइए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए सेशन को। तो देखिए, अभिधा उत्तम काव्य है, यानी कि अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत लिखा गया जो काव्य है वही उत्तम माना है। ठीक है, मध्य लक्षणम, लक्षणा शब्द शक्ति में जिसने काव्य रचना की है वो मीडियम, ठीक है, मिडिल लेवल का माना गया है। और अधम अर्थात व्यंजना में जो किया है वो अधम, नीच कोटि का माना गया है, क्योंकि कह रहे हैं कि जब कोई समझ ही नहीं पाए, व्यंग्यार्थ अगर नहीं समझ पाए तो रचना लिखने का क्या फायदा। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कवि देव ने जो है वो आपका ये इसके अंतर्गत ये बात कही है। अगला प्रश्न है, भंडा फोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? मटका फोड़ना, भंडार खोलना, भेद खोलना, सिर फोड़ना। बहुत ही सरल सा प्रश्न आप सभी के बीच में। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पर बिल्कुल सही सा इसका जो अर्थ है कि भाई इसका अर्थ होगा भेद खुलना। ठीक है, क्या होगा? भेद खुलना, यानी कि रहस्य जो है वो खुल जाना। ठीक है, रहस्य का खुल जाना। अगला प्रश्न है, निरोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नी, निहि, नी और निर, कौन सा उपसर्ग है निरोग शब्द में? उपसर्ग पूछा है आपसे, बताइए। वेरी गुड। तो यहां पर आप देखेंगे उपसर्ग, आप सभी को इसमें ध्यान रखना है कि उपसर्ग जो है वो पहले लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मूल शब्द जो है वो आपका रोग है, रोग से इससे पूर्व लगने वाले जो है वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं। हाँ, और बाद में लगने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें प्रत्यय तो है नहीं, ये आपका मूल शब्द है। मूल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो यहाँ पर आप देखेंगे नी। ठीक है, ये क्योंकि विसर्ग जो है वो किस में परिणत हो जाती है? क्योंकि आगे जब र आता है, ये इसका रहस्य कि भाई नी जब आपका है और उसके आगे जब र आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि होती है जोड़ना, विच्छेद होता है अलग करना। ठीक है, तो संधि का अर्थ हो गया जोड़ना और विच्छेद, तो संधि विच्छेद पूछा आपसे। स्वागत का संधि विच्छेद। हम्म, तो यहां पर आप देखेंगे सुजोड़ आगत। ठीक है, यहाँ पर संधि इसका जो स्वागत शब्द है इसमें उपसर्ग आप देख लेंगे, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है सु। ठीक है, और वैसे आप देखेंगे य और व से पहले आता है, तो आपकी यण संधि का उदाहरण जो आप सभी के समक्ष यहाँ पर आ रहा है, सु जोड़ आगत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, इसमें से तद्भव शब्द नहीं है। दूध, हाथ, सम्मान और सपना, तद्भव। ठीक है, तत्सम, तत्सम मतलब उसके समान। उसके किसके? संस्कृत के। ठीक है, संस्कृत के जो समान है वो तत्सम है। और तद्भव, तद अर्थात उससे बना हुआ, भव मतलब बना हुआ। ठीक है,
तो बना हुआ किससे बना हुआ, संस्कृत से बना हुआ, जो बना हुआ है वो हो गया तद्भव, यानी कि मूल रूप तो उसका वही है लेकिन उससे बन करके आया है, तो वो है आपका तद्भव। तो यहाँ पर तद्भव शब्द नहीं है, तो तद्भव शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। तो कौन सा नहीं है, दूध, हाथ, सम्मान और सपना, यानी कि जो तद्भव नहीं है यानी कि वो क्या है भाई, आपका तत्सम है। ठीक है, क्या है वो, तत्सम। तो सम्मान जो है, क्योंकि जो भी आपके ये स्वरूप आएंगे ना, द्वित्व वगैरह, ये आपके तत्सम में आते हैं। ठीक है, बाकी सपना का स्वप्न हो जाएगा, हाथ का हस्त हो जाएगा, दूध का दुग्ध हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इसके तत्सम है, ये सम्मान अपने आप में ही तत्सम है। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन के कवि जीवन में कौन सी प्रवृत्ति उभरती है, निराशावाद, भोगवाद, हालावाद, उपयुक्त तीनों वाद। हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन में कौन सी प्रवृत्ति जो है वो उभर कर सामने आती है, बताइए। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए आप लोग। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जब आप काव्य पढ़ते हैं तो उनके जीवन में आप सभी को देखने को मिलेंगी भाई, निराशावाद भी है, भोगवाद भी है, हालावाद भी है। ठीक है, ये तीनों प्रवृत्तियां जब आप स्वच्छंदतावादी स्वरूप को पढ़ते हैं छायावाद के साथ साथ में 1933 से, तो वहां पर हालावाद आता है। ठीक है, तो हालावाद का प्रवर्तक आ गया, लेकिन हालावाद की भोगवाद और निराशावाद, ये तीनों ही प्रवृत्तियां इस वाद विचारधारा से संबंधित है। कड़की में आटा गीला होना मुहावरे से क्या तात्पर्य, विपत्ति पर विपत्ति आना, विपत्ति नहीं भोगना, कष्ट उठाना, गरीबी का आटा गीला होना। बताइए क्या होगा सही स्वरूप। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कड़की में आटा गीला होना, यानी कि कड़की अर्थात जैसे कि भाई हमारे पास कोई चीज पहले ही कम है और उसमें और ज्यादा परेशानी जो है वो आ जाए, तो विपत्ति पर, मुसीबत में और मुसीबत आ जाना। ठीक है, मुसीबत में और मुसीबत आ जाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लेकर जब घर आता है तब सुंदरी का अहंकार जो है वो चूर चूर हो जाता है, ये कथन किस नाटक के संदर्भ में कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, या जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त। ठीक है, इनमें से किस नाटक से संबंधित ये कथन कहा गया है, बताइए। तो नंद की बात जो है वो कि भाई बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर के है, तो आपका देखेंगे कि भाई आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि चंद्रगुप्त से है। तो ये नाटक का आपका लहरों के राजहंस में नंद का, सौदरानंद की कथा पर आधारित जो आप सभी देखेंगे। तो बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर के जब अपने मस्तक को, जब मुंडित मस्तक लेकर आते हैं, तब सुंदरी का अहम, कि भाई जो ये कह रही थी कि भाई पुरुष को आकर्षित करने में नारी जो है वो अहम भूमिका उसकी रहती, तो उसका अहंकार जो है वो चूर चूर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। शिरीष का आग्रह विद्यानिवास मिश्र जी का भावात्मक निबंध है, हिंदी बनाम राजनीति विद्यानिवास मिश्र जी का विचारात्मक निबंध है, गंध मादन विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध संग्रह है, प्रभुत्व ज्वर अस्पताला में विद्यानिवास मिश्र जी ने नेताओं पर व्यंग्य किया है। कौन सा जो है वो गलत है इनका, बताइए।
चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हम्म। हम्म। तो यहाँ पे आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सा गलत आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो गलत की जब आप बात करेंगे तो गंधमादन जो है ये विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध संग्रह नहीं है, बाकी के तीनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। किस निबंध संग्रह की ये पंक्तियां हैं? और निबंध संग्रह पहचान जाएंगे तो ऑटोमेटिकली किसकी हैं ये पंक्तियों वाला प्रश्न आपका आ जाएगा। ठीक है, किस निबंध संग्रह की है, फिर वो निबंध संग्रह किसका है ये आपको पता चल जाएगा। तो इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा, ठीक है, अंतर यात्रा, अंदरूनी यात्रा। हाँ जी, आज के टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। इसके लास्ट 50 क्वेश्चंस जो है हम कर चुके हैं पूर्व के सेशन में। तो पहले के सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से हैं। हर 1-2 यूनिट के बाद में आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं। क्रैश कोर्स के साथ में आपको क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। क्रैश कोर्स भी आपको जो है वो क्वेश्चन के रूप में कॉन्सेप्ट समझाते हुए मिल रहा है। ठीक है, कि भाई किस तरह किस कॉन्सेप्ट से किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए ये क्रैश कोर्स चलाया गया है। ठीक है, हाँ, चलिए, वेरी गुड। तो इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ पड़ाव हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का चिंतामणि जो निबंध संग्रह है शुक्ल जी का, उसका ये कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। अगर अब तक नहीं पढ़ा था तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, यानी कि माइंड में क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कालानुक्रम आपको ज्ञात करना है। चांद का मुंह टेढ़ा, निहार, आंगन के पार द्वार, भूरी भूरी खाक धूल, बताइए। महादेवी वर्मा, मुक्तिबोध जी, अगे जी, किसकी कौन सी रचना आएगी सबसे पहले? हम्म, किसकी कौन सी रचना सबसे पहले आएगी? तो यहाँ पे आप देखेंगे सही कालक्रम की जब आप बात करेंगे तो निहार, आप देखिए समय, जैसे मैंने आपको नाम बताया महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा छायावाद में आ जाती है, तो ये रचना आपकी छायावादी रचना आ गई। ठीक है, छायावाद के बाद में ये आपके अगे जी की तो प्रयोगवादी रचना आ गई। ठीक है, ये चांद का मुटेड़ा तो अगे जी के बाद में आपके ये 1907 में जन्म हो रहा है, ये 1911 में जन्म हो रहा है, तो इसमें फर्क हो गया। ये रचना आपकी 1961 में आ रही है, ये आपकी बाद में आ रही है 1974 के करीब। इनका तो चांद का मुटेड़ा दोनों रचनाएं मुक्तिबोध जी की हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको क्रम में लगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बरवई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी है? विषम चरणों में 11, सम चरणों में 7। ठीक है, तो कौन सी आपको बतानी है? विषम चरणों में 14, सम चरणों में 7, विषम चरणों में 12, सम चरणों में 8, विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7। तो देखिए, विषम चरण कौन से होते हैं? पहला और तीसरा। ठीक है, पहली और तीसरी लाइन। सम चरण होंगे दूसरी और चौथी लाइन। ठीक है, भाई 4 लाइनें होती हैं, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर पहली लाइन, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो जो दूसरी चौथी है ये तो सम चरण हो गए, और पहली और दूसरी ये विषम हो गए। छंद की बात हो रही है। हम्म,
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बरवई जो छंद है रहीम जी का प्रसिद्ध या प्रिय छंद हम जिसे कहेंगे, तो जिसमें विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना व्यक्त की जाए तो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? रूपक अलंकार, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार? बताइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रूपक, संदेह, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान। आपसे कहा गया है संभावना, ठीक है। संभावना किस में होती है? आपके उत्प्रेक्षा में संभावना अभिव्यक्त की जाती है, उपमेय की उपमान में संभावना होती है, ठीक है। रूपक जो होता है उसमें आरोप होता है, ठीक है। और संदेह और भ्रांति, भ्रांतिमान में भ्रांति हो जाती है, ठीक है, वहम जिसको आप कहेंगे। और संदेह में शंका जो है वो बनी रहती है। तो इस तरह से आपका आता है। अगला प्रश्न है, वसंत तिलका में मात्राओं की संख्या होती है प्रत्येक चरण में 14, 13, 11, 12, 12 और 11, 13। वसंत तिलका छंद, ठीक है। ये छंद ज्यादा नहीं, लेकिन आप जैसे आपका हरिगीति का छंद हुआ, ठीक है। आपका अभी द्रुत विलंबित छंद पूछ लिया गया था हरिऔध जी की जो रचना में आप सभी को देखने को मिलता है प्रिय प्रवास में। तो इस तरह से कुछ एक छंदों का स्वरूप आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे आपके सिलेबस में छंद है नहीं डिटेल में। तो प्रत्येक जो चरण, 4 चरण का स्वरूप है और उसमें प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं होती हैं इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है, जहां एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रस्तुत किए जाते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, अलंकार संबंधी। 50 करेंगे, 51 से हमने स्टार्ट किया है, 100 तक कंप्लीट कर लेंगे तो 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे आज के। इससे पिछले क्वेश्चन आप लास्ट 50 क्वेश्चंस देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वाले, जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित है आपके। और हिंदी साहित्य इतिहास के भी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने शामिल किए हैं। तो जहां एक उपमेय के लिए अनेक उपमान दिए जाएं, ठीक है, तो जहां पर उपमेय और उपमान की क्या दिखाई जा रही है? पहले तो समानता है, ठीक है। जहां पर समानता दिखाई जा रही है और वहां पर उसके लिए बहुत सारे उपमान आ रहे हैं, तो समानता जहां होती है वहां उपमा अलंकार होता है। और जहां उपमा अलंकार है तो उपमा का ही भेद है मालोपमा, ठीक है। एक के लिए अनेक जो उपमान देते हुए क्या हो गया अभी? माला सी बन गई है, ठीक है। तो मालोपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 में किसे प्राप्त हुआ? केदारनाथ, हरिवंश राय बच्चन, रमाकांत रूप और कुंवर नारायण। बताइए। तो प्रथम सरस्वती सम्मान जो है वो 1991 में किसे प्राप्त हुआ? यहां पर आप देखेंगे किसे हुआ भाई? हरिवंश राय बच्चन जी को, वेरी इंपॉर्टेंट, 1991 में। अगला प्रश्न है, पत्रिकाओं और संपादकों के नामों को आपको सुमेलित करना है। सुधा पत्रिका, कल्पना पत्रिका, अखबारे चुनार, विशाल भारत, ठीक है। बनारसी दास चतुर्वेदी, निराला, बद्री विशाल, पिति और बाल मुकुंद गुप्त। बताइए। हम्म। तो यहाँ पे आप देखेंगे पत्रिकाएं दी गई हैं आपको, और पत्रिकाओं के समक्ष जो है वो आप सभी को दिए गए हैं आपके
संपादकों के नाम, तो आपको करना है सुमेलित। तो सुधा जो आपकी है वो जोड़ देंगे हम निराला जी की पत्रिका से, ठीक है। उसके बाद में कल्पना जो है वो बद्री नारायण विशाल पीति जी की, अखबारे चुनार जो है वो बाल मुकुंद गुप्त की, विशाल भारत जो है आप सभी की आ जाएगी बनारसी दास चतुर्वेदी जी की रचना। अगला प्रश्न है असंगत अनुक्रम आपको बताना है, ठीक है, कि गलत संगत जो है वो इसमें कौन सा है। छंद विचार चिंतामणि, शिवराज भूषण भूषण, काव्य प्रकाश मतीराम, रस मंजरी घनानंद, बताइए। हम्म, तो यहाँ पे आप देखेंगे असंगत अनुक्रम आप सभी के समक्ष। असंगत आप देखेंगे कि काव्य प्रकाश जो है वो इनकी रचना नहीं है मतीराम की, ठीक है। दंडी के स्वरूप में आप देख लेते हैं, मम्मट के स्वरूप में। रस मंजरी जो है वो घनानंद की नहीं है, रस मंजरी, ठीक है। तो ये दोनों रचनाएं जो हैं वो इनकी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी। वामन, दंडी, भामा, आनंद वर्धन। यानी कि काव्य दोष जो है वो सबसे पहले किसने बताया कि भाई काव्य दोष मुक्त होना चाहिए, ये बात किसने कही है। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे काव्य दोष की परिभाषा जो है वो वामन ने सबसे पहले दी थी। आपसे परिभाषा पूछी है, आपसे ये नहीं पूछा है कि किसने भेद करे, 10 का गुण 10 काव्य दोष किसने बताए, ये भेद नहीं पूछा। आपसे ये पूछा है कि परिभाषा किसने दी सबसे पहले कि भाई काव्य दोष क्या होते हैं, ठीक है। श्रुति कटुत्व होते हैं, दुष्क्रमत्व होते हैं, ये सब भेद है, उससे पहले की परिभाषा किसने दी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाव अनुभाव का एक भेद है। कौन सा भाव अनुभाव का एक भेद है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे आप देखेंगे विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। जब भरत मुनि जी ने कहा विभावानुभाव संचारी भाव संयोगाद्र रस निष्पत्ति, ठीक है, कि विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, भरत मुनि जी ने ये सूत्र दिया। और इस सूत्र को लेकर के चार व्याख्याता आचार्य जो है वो हमारे समक्ष आते हैं। तो कौन सा अनुभाव एक अनुभाव का भेद आ जाएगा, ये आहार्य, आहार्य अनुभाव में चला जाएगा। निर्वेद, व्रीड़ा, अनुवाद, ये सारे आपके क्या है, संचारी भाव हैं। ये क्या है, संचारी भाव के स्वरूप में आपके समक्ष आते हैं। आहार्य अर्थात धारण करना, ठीक है, वेशभूषा धारण करने के स्वरूप में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी का प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में सबसे पहला काव्य कदम राव और पद्म, कदम राव और पद्म माना जाता है। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है। मुल्ला दाऊद, नूर मोहम्मद, निजामी और गवासी। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी सेशन में आंसर करते रहें और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। 73 पे आ गए, 100 तक करने हैं अपने को क्वेश्चंस।
चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे दक्षिणी हिंदी का प्रेमाख्यानक जो आप सभी को देखने को मिलेगा, कदम राव और पद्म, इसकी निजामी जी ने, ठीक है। दक्षिणी साहित्य का स्वरूप आप देखेंगे जब हिंदी के विविध रूप पढ़ते हैं ना आप फर्स्ट यूनिट में, ठीक है, रेखता है, दक्षिणी है, उर्दू साहित्य स्वरूप, तो वहां पर आप सभी को ये देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, फिर 22 हो गई, कौन सी कब जुड़ी वो भी आपको ध्यान रखना है, इसमें से कौन सी नहीं है। हम्म चलिए, वेरी गुड। तो निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो वो है आपकी छत्तीसगढ़ी, इसको शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, स्थापना है आप सभी के लिए, प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है जिसमें अदृश्य सार तत्व की अभिव्यक्ति है, क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई एक भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। क्या स्थापना सही है या तर्क सही है या क्या सही है क्या गलत है? आपको थोड़ा सा ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, फिर उसके बाद में मैं आपको समझा दूंगी कि प्रतीक और की जो बात यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है उसमें क्या स्वरूप सही है, बताइए। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, सभी आंसर करते रहें और सभी सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि ये आप ही का सेशन है और आप कंटिन्यू जो है वो इस सेशन को ज्वाइन करते रहेंगे, लाइक और शेयर करेंगे तो सभी स्टूडेंट्स इसे ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए, तो प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है जिसमें अदृश्य सार तत्व की अभिव्यक्ति होती है। अमूर्त यानी कि जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, और उसका मूर्तिकरण यानी कि जो सामने आपके दिखाई दे रहा है। तो अमूर्त को मूर्त में, यानी कि जो चीज अदृश्य है उसको आपके सामने लाने का प्रतीक जो है वो विधान है, उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, अदृश्य का सार तत्व प्रस्तुत करते हैं। तो ये आप सभी का यहाँ पर स्थापना जो है वो हो जाएगी बिल्कुल सही, ठीक है। सार तत्व, जब किसी वस्तु का कोई भाग गोचर हो, गोचर मतलब जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो तब उस भाग को हम क्या कह देते हैं? प्रतीक कह देते हैं। तो दोनों ही जो है वो इसमें सही आंसर में हमारे साथ आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपका सही अनुक्रम बताना है। त्यागपत्र, नदी के द्वीप, तेरी मेरी उसकी बात और खंजन नयन। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है कौन सा क्रम होगा सही? त्यागपत्र, नदी के द्वीप, तेरी मेरी उसकी बात और खंजन नयन, ठीक है। खंजन नयन आपका लास्ट में ये अमृतलाल नागर जी का जो उपन्यास है वो आ जाएगा। उससे पहले यशपाल जी का, अगय जी का, जैनेन्द्र जी का, इन उपन्यासों के क्रम को आप देखते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीरी शैव प्रतिभिज्ञा दर्शन के आनंदवाद की जो स्थापना है वो छायावाद के किस काव्य द्वारा की गई? आंसू, झरना, लोकायतन और कामायनी। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी ने जिस प्रतिभिज्ञा दर्शन को अपना आधार माना है
उसका उन्होंने स्वरूप निर्धारण किस रचना के अंतर्गत किया है? हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे कश्मीरी शैव प्रतिभिज्ञा दर्शन, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जो है वो प्रतिभिज्ञा दर्शन की बात करते हैं और आनंदवाद की स्थापना करते हैं। आनंदवाद का जो स्वरूप है आपको देखने को मिलेगा कामायनी में। कामायनी 15 सर्गों की रचना है और उन 15 सर्गों की रचना के अंतर्गत जो है वो ये स्वरूप आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। ये किसकी पंक्तियां हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा शंकर और महावीर प्रसाद द्विवेदी। हम्म। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे आप देखेंगे निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, ठीक है। निज भाषा जो है यानी कि अपनी भाषा जो बोलना लिखना पढ़ना सब लोग चाहते हैं, ठीक है। करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपभोग, और अपने समस्त विषयों का उपभोग जो है वो अपनी ही भाषा में करते हैं। तो श्रीधर पाठक जो स्वच्छंदता वादी काव्य के स्वरूप में आपको देखने को मिलते हैं, उनकी ये पंक्तियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा और गजानन माधव मुक्ति बोध। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनमें से कौन सा जो तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह। अब आप कहेंगे मैम ये तो हैं तार सप्तक के। तो देखिए, तार सप्तक का मतलब जो है, इसका मतलब है पहला, ठीक है, फर्स्ट वाला, जो अपने आप में जिसमें सिर्फ तार सप्तक लिखा है, इसका मतलब है पहला। और शमशेर बहादुर सिंह कौन से के हैं? दूसरे के, ठीक है, सेकंड वाले के, दूसरे तार सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इसलिए आपको जो ट्रिक बताई, जैसे आप जब जुड़ते हैं तो आपको सेशन में सारी चीजें मैं बताती हूँ, तो उसमें आपको ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको चारों सप्तक के कवि जो है वो याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, अबलो नसानी अब न नसीहो, अब्बल अलह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि क्या होगा सही आंसर। वेरी गुड।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ठीक है, आपके मीराबाई जी का ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, ठीक है, तो हमारे अवगुण चित न धरो, कबीर जी की पंक्तियां। अबलो नसानी अब न नसे हूं, ठीक है, ये आपके तुलसीदास जी की पंक्तियां आएंगी, ठीक है, यहाँ पे तुलसीदास कर लीजिए इसको, ठीक है, किसकी पंक्तियां ये तुलसीदास जी की पंक्तियां। अबल अल्लाह नूर उपाया, ठीक है, तो ये आपके नानक की पंक्तियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने किस सिद्धांत का वर्णन विश्लेषण इसमें से किया है? मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, निर्व्यक्तिकता सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत। ये तो सारे आपको टिप्स पे हो जाने चाहिए अगर आपने मेरा पाश्चात्य साहित्य शास्त्र वाला और भारतीय साहित्य शास्त्र वाला सेशन अगर आपने देखा हो तो। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे, शाबाश, अरस्तु ने किस सिद्धांत का वर्णन विश्लेषण किया है? तो अरस्तु का इसमें से आपको विरेचन दिख रहा है, ठीक है, त्रासदी और विरेचन का सिद्धांत अरस्तु ने दिया, ठीक है। अनुकरण का सिद्धांत तो उन्होंने प्लेटो के अनुकरण के विरोध में दिया ही है, साथ में आपको त्रासदी और विरेचन का सिद्धांत, ट्रेजेडी, और आपका जो विरेचन का स्वरूप आप सभी को मिलेगा रेचन अर्थात शुद्धिकरण के स्वरूप में। बाकी मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत दोनों रिचर्ड्स के हैं, निर्व्यक्तिकता वाला इलियट का है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कॉलरिज का जो कल्पना सिद्धांत है वो सर्वाधिक प्रभावित है किससे? शैली से, वर्ड्सवर्थ से, कांट से और गेटे से। निम्नलिखित में से किन आलोचकों से प्रभावित है आपके कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत? बताइए। चलिए, वेरी गुड। तो कॉलरिज का जो कल्पना सिद्धांत है वो आपको देखने को मिलेगा वो वर्ड्सवर्थ से। पहले वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज तो दोनों वैसे भी मित्र हैं ही, मैंने आपको बताया था, ठीक है। वर्ड्सवर्थ जिनका जन्म 1770 में होता है, कॉलरिज जिनका जन्म जो है 1772 में होता है, ठीक है। और वर्ड्सवर्थ के साथ इन्होंने मिलकर के पहले लिरिकल बैलेड्स लिखे थी, बाद में दोनों अलग हो गए थे। फिर वर्ड्सवर्थ ने अपना अलग दूसरा संस्करण निकाला था इसी का, लिरिकल बैलेड्स का। कॉलरिज ने अपनी अलग लिखी थी, बायोग्राफिया लिटरेरिया। अगला प्रश्न है, ये अखियां बिनु काजरकारी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, असंगति, विभावना और श्लेष। बताइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आंखियां बिनु काजर कार्य, जहां बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? बिना कारण के कार्य संपन्न हो रहा है। जहां बिना कार्य कारण के कार्य संपन्न हो, वहां पर हो जाता है आपका विभावना अलंकार, ठीक है। ये कर दीजिए सी ऑप्शन इसमें, विभावना अलंकार, ठीक है। असंगति तो होता है कि भाई कार्य कहीं और हो रहा है और उसका फल कहीं और आ रहा है, ठीक है। और आपका ये होगा रूपक अलंकार, जिसमें आरोप होगा। असंगति हो गया भाई कारण कहीं और है और उसका कार्य जो है कहीं और संपन्न हो रहा है। श्लेष जिसमें एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हुए हो। तो यहाँ पर बिनु जो है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, तो वैसे आपका ये अलंकार है विभावना। अगला प्रश्न है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यहाँ कौन सा अलंकार है? वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास और रित्यानुप्रास। हम्म
चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में, वृत्त अनुप्रास, च और च, इस तरह से ये वृत्त जो है वो आपका बन रहा है। ठीक है, तो ये वृत्त अनुप्रास जो है वर्ण की वृत्ति आवृत्ति का स्वरूप इसमें होता है। अगला प्रश्न है, पूरी अमी की कटोरिया सी चिर जीवो विक्टोरिया रानी, इस समस्या पूर्ति पर किसे सुकवि की उपाधि जो है वो मिली थी। ठीक है, इस पंक्ति की रचना पर किसे सुकवि की उपाधि दी गई थी। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरी अमी की कटोरिया सी चिर जीवो विक्टोरिया रानी, तो आप यहाँ पर इस समस्या पूर्ति पर अंबिका दत्त जी को सुकवि की उपाधि जो है वो प्रदान की गई थी। ठीक है, विक्टोरिया रानी की जो कहेंगे कि तारीफ के प्रशंसा के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का प्रकाशन सबसे पहले आशंका के दीप अंधेरे में नाम से किस पत्रिका में हुआ था। किस पत्रिका में आशंका के अंधेरे में इस नाम से ये आपका प्रकाशन, अंधेरे में जो आप इनकी कविता पढ़ते हैं, हंस, सरस्वती, प्रभा और कल्पना, इसका प्रकाशन आप सभी को बताना है कि किस पत्रिका में पहले हुआ। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे मुक्तिबोध की जो कविता है अंधेरे में का प्रकाशन सबसे पहले किस पत्रिका में आशंका के दीप अंधेरे से हुआ, वो है आपकी कल्पना पत्रिका का। ठीक है, किसका है भाई, कल्पना पत्रिका का स्वरूप। डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है। साहित्यिक डायरी, उपन्यास, आलोचना और निबंध, बताइए। हम्म, तो यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्टर देवराज ने जो रचना लिखी है अजय की डायरी, ठीक है, मूल रूप से ये उपन्यास है, ना कि साहित्यिक डायरी। ये कई बार से ये हो जाता है कि ये डायरी विधा की रचना है, तो डायरी विधा की ये रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, छांदोग्य उपनिषद पर आधारित कौन सा उपन्यास है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद पर आधारित कौन सा उपन्यास है, बताइए। सभी सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर यूनिट के मैं कवर करवा रही हूँ आपको। यूनिट वाइज हम क्रैश कोर्स को आगे लेकर के चल रहे हैं। आप पिछली जैसे फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट हिंदी साहित्य का इतिहास, थर्ड यूनिट आपकी जो साहित्य शास्त्र वाली है, और फोर्थ यूनिट वैचारिक पृष्ठभूमि। देन अब आगे की यूनिट आपकी फिफ्थ यूनिट से आप देखेंगे, फिफ्थ यूनिट में आपकी हिंदी कविता है। उसके बाद में आप सभी आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उसमें वेरी इंपॉर्टेंट आपके उपन्यास, कहानी, तो उन सभी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो आप सभी को क्वेश्चन के रूप में मिल रहे हैं। तो कंटिन्यूअस हमारे साथ जुड़े रहें। तो छांदोग्य उपनिषद पर आधारित उपन्यास जो है वो कौन सा है, वो है आपका अनाम दास का पोथा। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द किसकी रचना है। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द जो है वो रचना किसकी है, ये आपको बताना है।
चलिए, वेरी गुड। तो आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द जो है वो किसकी रचना है? बच्चन सिंह, मुक्तिबोध, नगेंद्र और नामवर सिंह। तो किसकी रचना है भाई? आधुनिक हिंदी आलोचना जो है वो बच्चन सिंह जी की, डॉक्टर बच्चन सिंह जो है, ये आपके वो वाले बच्चन जी नहीं है, हरिवंश राय बच्चन नहीं है, डॉक्टर बच्चन सिंह है, आलोचक के रूप में इनका नाम आता है। अगला प्रश्न है, कवियों को उनके काव्य संग्रहों से सुमेलित करना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश कदम, सुशीला टकभोरे और पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी। गूंगा नहीं था मैं, सदियों का संताप और सवालों की सूरत, स्वाति बूंद और खारे मोती। बताइए। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो प्रसिद्ध रचना है वो है सर्दियों का संताप। जयप्रकाश कदम की जो रचना है गूंगा नहीं था मैं। सुशीला टकभोरे की जो रचना है वह है स्वाति बूंद और खारे मोती। पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी की जो रचना है वो है आपके सवालों के सूरज। इस तरह से ये आपके आप 90 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के समक्ष, वो है झोपड़ी से राजभवन तक किसकी रचना है? मोहनदास, नैमिषारण्य, माता प्रसाद, डॉक्टर भगवान दास, रमणिका गुप्ता। बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए। चलिए, तो झोपड़ी से राजभवन तक की यात्रा जो है वो किसने की? माता प्रसाद जी ने पूर्ण की। ठीक है, झोपड़ी से राजभवन तक की यात्रा को किया इन्होंने पूर्ण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्लेटो की रचना नहीं है। रिपब्लिक, पोलेथिया, पेरिपोइथिकेस और इयन। ठीक है, अगर आप सभी ने कविता मैम टेक्स्ट बुक इस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत कुछ भूल रहे हैं। तो इस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी आने वाले समय में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ, इंपॉर्टेंट रचना और रचनाकारों का जो पीडीएफ है आपको मिलने वाला है इस पर। तो इसलिए कंटिन्यूअस जो है वो इससे कनेक्टेड रहें। सारी कक्षा और परीक्षा संबंधी सारी सूचनाएं आप सभी को यहाँ पर मिलती हैं, तो ये जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप। आपका पेड सेशन जो है, जो आप ऐप पर जुड़ते हैं, शाम को 5 बजे होता है। तो जो भी वर्किंग है तो उनको वो भी लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं, इसलिए संध्या का समय है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप लाइव सेशन में जुड़ करके और अपनी डिटेल तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्लेटो की रचना जो है वो नहीं है। तो पेरिपोइथिकेस जो है वो इनकी रचना नहीं है। पोएटिक्स जो है वो तो आपके अरस्तु की है। पेरिपोइथिकेस का जो स्वरूप आता है ये उसी का यूनानी नाम है। और पेरिप्सुस जो है वो आपकी आती है लॉन्जाइनस की। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिरिकल बैलेड्स। ठीक है, लिरिकल बैलेड्स जो है वो किसका काव्य संग्रह है? अरस्तु, लॉन्गिनस, इलियट और वर्ड्सवर्थ। बताइए। वेरी गुड, सभी सेशन को आगे बढ़ाते रहें। तो लिरिकल बैलेड्स जो है ये रचना वर्ड्सवर्थ के स्वरूप में आती है। वर्ड्सवर्थ का स्वरूप आता है इसमें, जो काव्य भाषा का सिद्धांत इन्होंने दिया है उससे संबंधित। ठीक है, ये स्वरूप इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, काव्य जीवन की आलोचना है। ठीक है, ऐसा मानते हैं मैथ्यू आर्नल्ड, टीएस इलियट, कीट्स और सात्र। कौन मानता है ऐसा कि काव्य जो है वो जीवन की आलोचना है?
चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे काव्य जीवन की आलोचना है, तो मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है कि काव्य जो है वो जीवन की आलोचना है। अगला प्रश्न है आप सभी के समक्ष, क्रॉचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? वामन, कुंतक, शैमेंद्र और मम्मट। ठीक है, क्रॉचे के अभिव्यंजनावाद को किस भारतीय सिद्धांत से जोड़ा जाता है? बताइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉचे का जो अभिव्यंजनावाद है उसको आपके कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? वक्रोक्ति सिद्धांत से जोड़ा जाता है। ठीक है, जब कुंतक ने कहा वक्रोक्ति जीवितम, ठीक है, तो वक्र है जो उक्ति जिसके माध्यम से हम अपनी अभिव्यंजना को आगे बढ़ाते हैं, तो वो स्वरूप आता है इसमें। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ समीकरण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? जॉन ड्राइडन, मैथ्यू आर्नल्ड, आई ए रिचर्ड्स और टी एस इलियट। बताइए। सभी सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, आप ही के लिए ये सेशंस आयोजित किए जाते हैं, आपसे ही ये सेशंस हैं, और आप सभी का मोटिवेशन भी कंटिन्यूअस मिलता रहे। जिस तरह से हम आपके लिए करें तो वैसे ही आपकी तरफ से भी ये आता रहे, तो इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए शेयर। तो वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत कह दें, या परंपरा का सिद्धांत कह दें, या आपका निर्व्यक्तिकता का, ये तीनों सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, परंपरा का सिद्धांत, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, तीनों के तीनों सिद्धांत जो है वो किसके हैं? टी एस इलियट के। ठीक है, टी एस इलियट का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए से क्या तात्पर्य है? ठीक है, इससे क्या तात्पर्य है? वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए, कि समुद्र में जो है वो बूंद समा जाती है ना, तो उसे ढूंढा नहीं जा सकता। तो वैसे ही जब आत्मा जीवात्मा का स्वरूप है, जब परमात्मा से एकाकार हो जाती है, तो आप उस आत्मा का स्वयं का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखिकाओं को उनकी रचनाओं से सुमेलित करना है। ममता कालिया, नासिरा शर्मा, चित्रा मुदगल और अलका सरावगी। ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन सी किसकी रचना है। एक जमीन अपनी, शेष कादंबरी, जिंदा मुहावरे, एक पत्नी के नोट्स, कौन सी रचना है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्नलिखित लेखिकाओं को जब हम उनकी रचनाओं से मिलान करते हैं, तो ममता कालिया की रचना है एक पत्नी के नोट्स, नासिरा शर्मा की रचना है जिंदा मुहावरे, चित्रा, सारी स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई लेखिकाएं, चित्रा मुदगल जी की रचना है एक जमीन अपनी, और अलका सरावगी शेष कादंबरी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए, स्थापना है कि फ्राइड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणा और इच्छाओं से होता है। इस काम शक्ति के उन्नयन के फल स्वरूप कलाकार सृजन करता है। क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फल स्वरूप कलाकार सृजन करता है। तो क्या सही होगा और क्या गलत होगा, ये सीक्वेंस में आपको स्थापना और तर्क के संदर्भ में बताना है। बताइए। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको मिलेगा होमवर्क क्वेश्चन, और होमवर्क क्वेश्चन के साथ में ही हम करेंगे अपना एंड सेशन का। और लगातार हमारे साथ कंटिन्यूस हमारे सेशंस में बने रहने के लिए, लिंक वगैरह ढूंढने में परेशानी ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कविता मैम टेक्स्ट बुक इस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।
तो फ्रायड के अनुसार जो है वो कला का स्वरूप आप देखेंगे धर्म, दोनों अचेतन मानस में संचित है। ये काम शक्ति जो है वो क्या करती है भाई, कलाकार इसके माध्यम से सृजन करता है, बिल्कुल सही। और ये तो सेम ही यहाँ पे आ रही है, तो दोनों जो है वो आपके सही हो जाएंगे। अगला स्वरूप है आप सभी के समक्ष, ठीक है, इसमें आप सभी का है अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये पंक्ति जो है वो किसकी है, संत सिंगा, दादू दयाल, कबीर और संत सदना, ठीक है, किसकी ये पंक्ति है। लास्ट क्वेश्चन, 100 कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। इसका सभी आंसर कीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सही आंसर जो है वो क्या होगा। सही आंसर आप सभी के समक्ष यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप सभी को, ठीक है, कि ऑप्शन जो है वो बी जो है वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि दादू दयाल जी की ये पंक्तियां हैं। अब आप सभी के लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन बताने से पूर्व आप सभी को बता दूं कि आप सभी की जो पेड क्लासेस हैं वो मंडे टू सैटरडे होती हैं आपकी, ठीक है, ऐप पे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे शाम 5 बजे आपकी क्लासेस होती हैं। पेड सेशन जो आप सभी का होता है, जिसके लिए आप सभी को बहुत सारे ऑफर्स आप सभी को यहाँ पर मिलते रहते हैं, और बहुत कम कीमत में आप वेरी इंपॉर्टेंट अपनी तैयारी करके और अपने सेशंस के माध्यम से अपना जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। और नेट जेआरएफ की जब आप तैयारी करते हैं तो ना केवल आप सिर्फ और सिर्फ नेट जेआरएफ बल्कि हिंदी से जुड़ी हुई अन्य सारी तैयारियां आप सभी की क्लियर हो जाती हैं। तो आप सभी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स में। और होमवर्क क्वेश्चन है आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट आज का होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, रिचर्ड्स ने आलोचना का चरम बिंदु किसे माना है। आलोचना का चरम बिंदु किसे माना है। ठीक है, ये आपको बताना है कि रिचर्ड्स ने आलोचना का चरम बिंदु किसे स्वीकार किया है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस होमवर्क क्वेश्चन के आंसर के साथ मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं डॉक्टर कविता नूनी आपको धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और सुपर कोचिंग पर जुड़िए, जहां पर आपको सुपर टीचर, सुपर नोट्स के साथ आप सभी को क्लासेस अवेलेबल होती हैं, ठीक है। हमारी क्लासेस का टाइमिंग नोट डाउन कर लीजिए, मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर, और ऐप पर भी आपके लिए फ्री सेशन होते हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को शाम 4 बजे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। और हमारे पेड सेशन जो आप सभी की हिंदी की क्लासेस जो है पेड सेशन में, वो शाम को 5 बजे होती हैं। तो जो भी वर्किंग है या जो भी आप अन्य कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए ये समय नियत किया गया है कि आप सभी उसमें लाइव अपने, क्योंकि लाइव जब आप क्लासेस लेते हैं तो आपका दिमाग भी लाइव रहता है, तो बहुत सारी चीजें आप ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको आप कंटिन्यू हमारे सेशन में जुड़ करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है जहां पर जाकर के आप सभी जो है वो अपनी पेड सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।